हम लोग एल्केन बनाने के मेथड सीख रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। उसमें हमने पहला मेथड सीख लिया था जहां पे हम लोग एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन कराते थे और हमें एल्केन मिलता था। अब हम लोग दूसरे मेथड पे आते हैं, तो हम लोग एल्केन बनाएंगे किससे? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है कि कार्बन चेन में कोई ना कोई हेलोजन जुड़ा होगा, और इससे एल्केन बनाने के बहुत से मेथड है। तो उसमें से जो पहला मेथड है दैट इज वुड्स रिएक्शन, ये आपके पास यू है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। तो ये एल्केन बनाने का फर्स्ट मेथड है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन पे जेई मेन, जे एडवांस और नीट तीनों एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको एल्किल हैलाइड 2 बार लेना है, इसका रिएक्शन करना है सोडियम के साथ, और सॉल्वेंट लेना है ईथर। देखो सॉल्वेंट ईथर होना चाहिए, पर इसको कई बार लिखा जाता है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस यहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो गया तो वाटर सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा और उस केस में एल्केन नहीं बनेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो वैसे सॉल्वेंट ईथर चाहिए होता है, सेफ साइड इसको लिख देते हैं ड्राई ईथर। तो क्या होगा, इसमें 2 बार आपको एल्किल हैलाइड लिखना था, सोडियम हेलोजन को बाहर निकाल के ये बनाएगा और R को R से कंबाइन कर दिया, ये आपका रिएक्शन होता है। अब जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल्स करते हैं, CH3Cl, और अगर आप इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करोगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर इज जस्ट अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? मीडियम जहां पे रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं। तो 2 बार इसको लिख लेना, Cl को बाहर निकाल देना, तो क्या बनेगा? CH3 प्लस 2 टाइम क्या बनेगा? NaCl। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। अगर आपके पास यहाँ पे होता ब्यूटेन, मतलब मान लेते ये भाई आपके पास ब्रोमो इथेन, मान लेते ब्रोमो इथेन होता, तो अगर आप इसका रिएक्शन Na ईथर के साथ करोगे तो आपके पास बनेगा ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। इसको 2 बार आप लिख लेना, उसका जरूरत नहीं, आप इसको डबल कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। तो इसको क्या करना है, 2 बार लेके कंबाइन करना है, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। इसको 2 बार लिखना और Cl को Na से बाहर निकाल देना, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आपके पास इसमें ये होगा, दिस विल बी प्रोडक्ट। तो अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट को समझते हैं कि ये जो भी रिएक्शन चल रहा है तो इसमें क्या है। देखो इसमें 2 R जुड़ के क्या बनाता है? R and R। तो अब देखो हम लोग इस रिएक्शंस के बारे में पहले कुछ पॉइंट को समझते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म समझेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप मीथेन को कभी भी वुड्स रिएक्शन से फॉर्म नहीं कर सकते। तो आप ये पॉइंट लिख लो, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड्स मेथड। तो वुड्स मेथड को यूज करके आप मीथेन नहीं बना सकते। अब इसमें गौर करो, जब हमने CH3Cl लिया तो क्या बना? इथेन। जब 2 कार्बन लिए तो 4 कार्बन, जब 6 लिए तो 12, 3 लिए तो 6। तो प्रोडक्ट में देखो हर बार इवन नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, मतलब 2, 4, 6, 12 हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। तो अब इसमें मतलब क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा नॉर्मल इसमें क्या होगा? इवन नंबर ऑफ कार्बन। तो कुछ पॉइंट इसमें समझते हैं कि इसमें एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन can be obtained in pure form by this method। तो प्योर फॉर्म का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वही बनना है, जैसे आप ब्यूटेन बनना है, सिर्फ हेक्सेन बनना है। तो अगर आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो इवन नंबर ऑफ कार्बन का एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो आराम से बन जाता है। तो एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म बाय दिस मेथड। ठीक है,
अब इसमें आगे लिखते हैं एल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन कैन नॉट obtained cannot obtained in pure form by this method। तो जिस एल्केन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन होगा वो प्योर फॉर्म में इस मेथड से नहीं बन सकता है। एल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन कैन नॉट ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म बाय दिस मेथड। तो हम लोग इस मेथड से वो कार्बन नहीं बना सकते, वो एल्केन नहीं बना सकते जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, प्योर फॉर्म में नहीं बना सकते। प्योर फॉर्म का मतलब समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको बनाना है प्रोपेन, तो मैंने दिमाग लगाया, ऐसा करते कि एक में एक कार्बन लेते, एक में दो कार्बन लेते, दिमाग लगाया। तो मैंने ऐसा किया कि CH3Cl और लिया CH3CH2Cl। मैंने सोचा कि Na ईथर का इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो वही ClCl बाहर, मतलब Cl Na से निकल के बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3। पर इसमें देखो होगा क्या, ये जो एक कार्बन है वो इस दो कार्बन से कंबाइन होकर प्रोपेन बना सकता है। पर इसमें और क्या हो सकता है, साथ में हो सकता है कि ये जो सिंगल कार्बन है अपने ही दूसरे सिंगल कार्बन से जुड़ जाए, मीन्स मीथेन दूसरे मीथेन से जुड़ जाए। अगर ऐसा हो गया तो आपके पास बन जाएगा CH3CH3। या हो सकता है जो इथेन है ये अपने दूसरे इथेन मॉलिक्यूल से जुड़ जाए और आपके पास क्या बनाते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या बनना है, यहाँ बनना है आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने वही पॉइंट लिखा है कि अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो वो प्योर फॉर्म में मिल सकता है, मीन्स वहां पे सिंगल एक ही प्रोडक्ट आएगा। पर अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन है तो वहां पे क्या होगा, वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। यहाँ आपको क्या मिलता है, यहाँ आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अगर आप ऑड नंबर को बनाने का ट्राई करोगे तो उसके साथ 2-3 और प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, ध्यान रखना है। तो ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनाने का वुड्स मेथड एक अच्छा मेथड नहीं है। तो वुड्स मेथड क्या है, इवन नंबर एल्केन बनाने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। पर ऑड नंबर ऑफ एल्केन मींस एल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन, उसको बनाने के लिए वुड्स मेथड एक पुअर मेथड है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से। अगर एल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको बनाने के लिए वुड्स मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है। पर अगर एल्केन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको बनाने के लिए वुड्स मेथड एक अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसका पहले समझते हैं मैकेनिज्म। एक्चुअल में इसके दो मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं और दोनों मैकेनिज्म काफी हद तक सही है। तो देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है मैकेनिज्म। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें फ्री रेडिकल बनता है, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें आपका कार्बन आयन बनता है। तो इसके दो मैकेनिज्म प्रपोज्ड है। तो पहला मैकेनिज्म देखते हैं, फर्स्ट मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म प्रपोज्ड है। तो Na जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में और इलेक्ट्रॉन दे देगा। Na का ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है, तुरंत इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो क्या होगा, इसको 2 टाइम कर लेते हैं और इसको 2 टाइम और इसको भी 2 टाइम कर लेते हैं। तो 2 टाइम क्या करेंगे, Rx ले लेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। देखो इसको तोड़ने पे क्या होगा, तोड़ने पे तो यहाँ देखो, तोड़ने पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी बॉन्ड तोड़ने की बारी आएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को देना है माइनस चार्ज और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को देना है प्लस चार्ज। तो R पे आएगा प्लस, X पे आएगा माइनस। तो उस प्लस को आप इलेक्ट्रॉन दे दो, उस प्लस को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे बनेगा 2 टाइम R रेडिकल प्लस 2 टाइम क्या बनेगा, X माइनस। ये X माइनस Na के साथ मिलकर क्या बना देगा, ये बना देगा 2 टाइम NaX, ये बन जाएगा। और ये जो 2 टाइम लिखा है R, तो एक R रेडिकल दूसरे R रेडिकल से मिलके बनाएगा R और R। ठीक है, ध्यान रखना ऐसा हो सकता है।
इसमें एक बात को और याद रखना है कि इसमें डिसप्रपोर्शनेशन भी हो सकता है, मैं उसको भी समझाऊंगा एक एग्जांपल से। तो इसमें क्या, इन दिस disproportionation is also possible। डिसप्रपोर्शनेशन भी होता है और हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए ये मैकेनिज्म को कई लोग सपोर्ट करते हैं। इन दिस डिसप्रपोर्शनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। तो पहले डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो क्या होगा, अगर आप CH3 CH2 Cl लेते हो और 2 टाइम लिया और वही Na और ईथर, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया CH3 CH2 CH2 CH3, यही R और R। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब समझते क्या होगा। देखो आपके पास जब है CH3 CH2 और देखो यहाँ पे R रेडिकल है, तो मतलब यहाँ पे ये R रेडिकल हो सकता है। दूसरा क्या होगा, CH2 CH3 और रेडिकल। डिसप्रपोर्शनेशन का देखो मतलब क्या है यहाँ पे, कि डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब है एक रिड्यूस हो जाए और एक ऑक्सीडाइज हो जाए। तो रिड्यूस का मतलब क्या होगा, आपका गेन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडाइज का मतलब होगा मतलब रिड्यूस का मतलब होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइज का मतलब होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन होगा, तो एक हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करते देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इससे बॉन्डिंग बना लेगा, ये क्या बॉन्डिंग बना लिया, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो यहाँ बॉन्ड, ये आपस बॉन्डिंग कर लेगा। मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हम लोग जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्ट तो बनता है, साथ में ये प्रोडक्ट भी बनता है, पर इसका अमाउंट 0.1% से भी कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। पर ये प्रोडक्ट भी बनता है, तो ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब इसका क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन। तो डिसप्रपोर्शनेशन या ये प्रोडक्ट तभी बन सकता है जब क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या होगा, फ्री रेडिकल। तो कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट भी बनता है, साथ में डिसप्रपोर्शनेशन भी होता है। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन को लॉस करेगा तो और दूसरा वाला इसको गेन करेगा, तो इसमें इथेन और इथीन भी प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ डिसप्रपोर्शनेशन होता है, पर इसका प्रोडक्ट बहुत कम होता है, ध्यान रखना 0.1% से भी कम होता है। तो ये था पहला मैकेनिज्म। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि दूसरा मैकेनिज्म क्या हो सकता है। तो एक सेकंड मैकेनिज्म आपके पास है, कार्बोनाइल मैकेनिज्म। ये आपके पास मैकेनिज्म है SN2 टाइप। तो SN2 जब भी आपको बोला जाए SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, तो उसमें क्या है कि 2 बातें आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। पहला कि रेट ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री मतलब प्राइमरी हैलाइड पे ज्यादा होता है, सेकेंडरी में उससे कम होता है, टर्सरी में उससे कम होता है। SN2 सुनते आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि प्राइमरी प्रीफर है, सेकेंडरी उससे कम है, टर्सरी उससे कम है। दूसरा बात कि जहां से लिविंग ग्रुप जाता है और न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक करेगा वो रिवर्स होगा। मीन्स अगर लिविंग ग्रुप इधर जा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से होगा। मीन्स न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, हमेशा लिविंग ग्रुप के उल्टे साइड, बैक साइड से अटैक होगा। मीन्स ये पीठ पे मतलब ये किसी भी मतलब दुश्मन के पीछे मतलब बैक पे अटैक करेगा। तो जिधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लिविंग ग्रुप उसके अपोजिट साइड से निकलेगा। ध्यान रखना बैक साइड से हमेशा इसमें अटैक होगा। तो जब भी SN2 बोला जाएगा तो ये बातों को ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, SN2 में क्या होगा, तो वही 2 टाइम सोडियम लेंगे तो बनेगा यहाँ पे 2 टाइम Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब RX लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे बन जाएगा R माइनस प्लस X माइनस। R माइनस बनना है, कार्बोनाइल बनना है, तो ये आपके पास है एक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, एक ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो R माइनस जो होगा, अब ये क्या करेगा, जो दूसरा एल्किल हैलाइड है उस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, X एक लिविंग ग्रुप इसको बाहर निकाल देगा और क्या बनेगा R और X ये बाहर हो गया। ये दोनों X
सोडियम से मिलके क्या बना लेंगे, NaX। ठीक है, ध्यान रखना है। अब जैसे ही मैंने बोला कि आपके पास यहाँ पे ये SN2 है, तो SN2 का मतलब ये है कि जैसे SN2 बोला तो मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रिफर करेंगे, तो प्राइमरी में सबसे प्रिफर होगा, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। और इवन अगर आपका एल्किल हैलाइड टर्सरी होता है तो वहां वुड्स रिएक्शन नहीं होता। तो ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड में नहीं होता, इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे ये मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन टर्सरी एल्किल हैलाइड में नहीं होता है। तो अब उस केस में क्या होगा हम लोग देखते हैं। अगर आपके पास जैसे होता है CH3, मान लो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन अगर आप Na ईथर के साथ करोगे तो उस केस में क्या होगा, ये CH3 ये जो हम लोग लिखते हैं एक्चुअल में, ये नहीं बनता है। इस केस में ये नहीं बनता है, तो टर्सरी है तो ये आपको नहीं फॉर्म करना। तो इस केस में हाँ ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन नहीं होता, कुछ और बनता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप इसको 2 बार लिखो, तो देखो अगर आप इसको 2 बार लिखते हो, जैसे ये आपके पास हो गए 2 बार, जैसे इसको मैंने 2 बार लिखा, तो इनमें आपस में डिसप्रपोर्शनेशन हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, आप इस हाइड्रोजन को यहां ट्रांसफर कर दो, तो यहां ट्रांसफर करते ये बन जाएगा वही एल्केन, ये बन जाएगा एल्कीन। तो ऐसे केस में हमारा जो प्रोडक्ट होता है, अगर जब आप हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दोगे तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आएगा H, और यहाँ पे क्या आता है डबल बॉन्ड। तो ये 2 इसमें प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं, बाय डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ किसके, ये फ्री रेडिकल के। तो इसके डिसप्रपोर्शनेशन से हमें ये 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। तो याद रखना है कि आपका कि इससे ये नहीं बनता है, बल्कि ये 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में भाई 2 मैकेनिज्म प्रपोज है। और देखो मैकेनिज्म के बारे में मैंने पहले से आप लोगों को बोला है कि हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती है, हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट को बनाते हैं, उससे गेस करते ऐसा होना चाहिए। एक्चुअल में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। एक्चुअल में क्या होता है हमें दिखता नहीं है, बस हम लोग गेस कर सकते हैं। कुछ लोग गेस करते हैं, या फिर कुछ लोगों का मानना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कुछ लोगों का मानना है कार्बोनाइल मैकेनिज्म है। आप लोगों को दोनों मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है और आपका कार्बोनाइल मैकेनिज्म भी होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना है। वो क्या क्या है इसमें, वुड्स रिएक्शन does not take place in following molecule। वुड्स रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। मैं कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूं जहां पे वुड्स रिएक्शन नहीं करवाना है। तो सबसे पहले तो यही था आपके पास, टर्सरी वाले में आपको टर्सरी में नहीं करवाना होता, यहाँ रिएक्शन नहीं होती है। सेकेंडली, अगर आपके पास कोई विनाइलिक है जैसे ये, तो विनाइलिक की केस में देखो क्या होता है, जो लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस में जाएगा, ये रेजोनेंस में होगा। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, और अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो 2 कार्बन चेन कैसे जुड़ेंगे। तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन कभी नहीं करवाना है। अगर आपके पास कोई बेंजीन रिंग है और अगर उसमें हैलोजन जुड़ा है तो ये भी रेजोनेंस में होगा, तो यहाँ भी आपको वुड्स रिएक्शन नहीं करवाना, ध्यान रखना है। और एक लास्ट जहां नहीं करवाओगे वो ब्रिज हेड। अगर एल्किल हैलाइड किसी ब्रिज हेड पे जुड़ा हुआ है तो ये भी रिएक्शन में फिर नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी रिएक्शन में फिर नहीं जाता है। तो आपको इन चारों जगह पे वुड्स रिएक्शन नहीं करवाना है, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें 1-2 प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं।
ये रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं, वुड्स रिएक्शन के एक दो स्पेशल केस देखते हैं। तो हम लोग आगे हेडिंग लिखते हैं आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। अगर दो हैलोजन हो गए कार्बन चेन में तो फिर दो अलग अलग ग्रुप लेने की जरूरत नहीं। पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक ही मॉलिक्यूल को दो बार लिख रहे थे। अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो हैलोजन हो गए तो फिर दो मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, CH2 CH2 Br हमारे थे CH2 CH2 और Br। अब देखो इसी मॉलिक्यूल में दो दो हैलोजन हो गए, तो अगर आप इसका रिएक्शन अगर आप Na ईथर के साथ करोगे तो क्या करना है भाई, इसको ब्रोमीन को निकाल देना Na के साथ बाहर, और आपको क्या होगा, फिर आपके पास बनेगा साइक्लोब्यूटेन। इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो हैलोजन जुड़ गए तो वहां पे क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन होता है। तो वैसे केस में देखो क्या होगा, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें पहले और चौथे कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेते थे, दोनों के हैलोजन को बाहर करके मॉलिक्यूल को बनाते थे। अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो हैलोजन आ गए तो वो सोडियम के साथ जुड़ के क्या करेंगे, 2 टाइप NaBr बना देंगे और साथ में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोएल्केन। तो अगर साइक्लोएल्केन बनेगा इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन में, ध्यान रखना प्रोडक्ट इज साइक्लोएल्केन। तो साइक्लिक चेन कम से कम कितने कार्बन को होता है, 3। तो अगर दो हैलोजन जुड़े हैं और उनमें गैप 3 कार्बन 4 कार्बन या 5 कार्बन या इससे ज्यादा कार्बन का है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो होता है साइक्लोएल्केन। तो जैसे 1, का मतलब जैसे 1,3, 1,4, 1, जैसे ये देखो ये 1 2 3 4, तो ये 1,4 कहलाएगा। तो अगर दो हैलोजन है और उनमें 3 4 5 कार्बन का गैप है, तो वैसे केस में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास होगा साइक्लोएल्केन। तो उस केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोएल्केन बनेगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अब मैंने यहाँ पे 5 कार्बन लिया, इधर क्लोरीन इधर ब्रोमीन, अलग अलग हैलोजन भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन प्लस NaBr प्लस NaCl, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। जैसे में और एग्जांपल समझते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपको इससे जोड़ना है, इसको जोड़ोगे तो 5 कार्बन की चेन है और ये ध्यान रखना ये अलग होगा। तो अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे Na ईथर के साथ, तो इसको इससे जोड़ना है, आप इसको इससे जोड़ोगे तो 5 कार्बन का चेन बनेगा, ये ध्यान रखना, उसमें एक CH3 अलग होगा तो यहाँ पे CH3 अलग होगा, तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन और CH3 अलग, तो साथ में CH3 अलग, तो ये इसका आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लोएल्केन जो होता है हमारा प्रोडक्ट होता है। इसमें एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। तो ये आपका रिएक्शन, इसको इससे जोड़ना तो 4 कार्बन की चेन बनेगी, एक साइड आएगा CH3 और एक साइड आएगा CH2 CH3, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। तो इसका प्रोडक्ट आपके पास भाई, इसको इससे जोड़ के देखना तो ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास था इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। मैं अब आप लोगों को एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं जो IIT में आया हुआ है। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन Na ईथर, ये जेई का IIT जेई का 2005 का क्वेश्चन है, 2005 का। तो ब्रोमीन और क्लोरीन को बाहर निकालेंगे और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास आएगा, ये इसका प्रोडक्ट है। प्लस NaCl और NaBr, उसको भी लिख लो, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, वो इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये मेन प्रोडक्ट इसमें। तो इसमें एक दो एग्जांपल ऐसा और कर लेते हैं।
ये इसका प्रोडक्ट आएगा, इसको इससे जोड़ना है, तो आप ध्यान से जोड़ोगे तो देखना यही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये आपके पास जो है ये आपको ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये और ये एक्चुअल में एक ही, तो देखो कैसे एक ही, ये दोनों ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड में इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो यहाँ पे भाई इधर 2 और इधर भी 2, तो ये इसका क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। तो आप इसमें भी क्या है कि ये रिएक्शन करवा सकते थे। इसमें ध्यान रखना है यहाँ वुड्स रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल, तो इसको इससे नहीं जोड़ सकते। जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, तो आप इसको आपस में जोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऊपर एक हाइड्रोजन भी लगा होता है जो चीजों को बैलेंस करता है। ये sp3 है, ये sp2 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो आप इसको इससे नहीं जोड़ सकते। ध्यान रखना, बेंजीन प्लेनर होता है, तो आप इसको इससे नहीं जोड़ सकते, तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा। अब वुड्स रिएक्शन के 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं। अगर आपके पास 1,2 डाइहैलाइड होता है, वैसे ये रिएक्शन करवाना काफी डिफिकल्ट होता है, पर बाई चांस मान लो अगर ऐसा हो गया, तो जैसे CH और CH2 और अगर 2 हेलोजन अगर अगल बगल लग गए, तो वैसे केस में क्या होगा, अगर आप Na ईथर लेते हो, जी रिएक्शन इजीली नहीं होगा, तो थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट की जरूरत पड़ेगी, इतना इजीली रिएक्शन नहीं होगा ये। और यहाँ पे ये X को बाहर निकालेंगे तो बनेगा 2 टाइम NaX प्लस बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एलिमिनेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो हाई टेम्परेचर पे ही सपोर्ट करता है या हाई टेम्परेचर पे ही होता है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट तब बनेगा जब टेम्परेचर आपका हाई होगा। ये रिएक्शन करवाना काफी डिफिकल्ट होता है, पर हाई टेम्परेचर पे हो जाता है। मींस अगर आपके पास जैसे ये मॉलिक्यूल है और अगर आपने इसका रिएक्शन Na ईथर के साथ करवा दिया, तो ये बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस 2 टाइम NaCl। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन बना, हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्कीन। मीन्स एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्कीन। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, मैंने इंट्रा मॉलिक्यूलर को मेंशन किया, तो अब इसलिए एक केस और बचा है 1,1 डाइहैलाइड। अगर आपके पास एक ही कार्बन पे अगर 2 हेलोजन जुड़ गए, तो उस केस में अगर आप इसको Na ईथर के साथ अगर आप हीट करोगे, तो ये बनता है RCH डबल बॉन्ड CH और R, और ये 4 टाइम बनेगा NaX। तो यहाँ पे क्या बना, और इसको हीट करना पड़ेगा, काफी स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है। यहाँ बनेगा इंटर मॉलिक्यूलर एल्कीन। तो यहाँ पे वहां इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्कीन था, यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर एल्कीन। मीन्स अगर आपके पास जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, अगर आप इसका रिएक्शन Na ईथर के साथ करते हो एट हाई टेम्परेचर, तो आपके पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस 4 टाइम NaCl। तो यहाँ पे होगा आपका इंटर मॉलिक्यूलर एल्कीन। तो एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने का ये पहला मेथड है। तो ये सब तो मैंने और लिख दिया, जैसे वुड्स रिएक्शन मेनली एल्कीन बनाने का मेथड है, पर मैंने आपको वुड्स रिएक्शन के सारे केसेस बता दिए। तो अब आप चाहे एल्कीन पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, अब आपको सारा काम खत्म हो गया। तो वुड्स रिएक्शन में जो जो पॉसिबल चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैंने सब कुछ बता दी। अब आपको जेईई मेन में, एडवांस में या नीट में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। मैंने आपको वुड्स रिएक्शन में A to Z हर पॉइंट बता दिए। तो एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने का ये पहला मेथड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगले क्लिप में क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने के दूसरे अदर मेथड्स को पढ़ेंगे।